वेलकम बैक टू माई चैनल स्टोरीज विद सत्यम। आज मैं आपको सुनाऊंगा रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पोस्ट मास्टर। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। पहले पहल काम शुरू करते ही पोस्ट मास्टर को उलापुर गांव आना पड़ा। गांव बहुत साधारण था। पास ही एक नील कोठी थी, इसीलिए कोठी के स्वामी ने बड़ी कोशिश करके ये नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। हमारे पोस्ट मास्टर कलकत्ता के थे। पानी से निकलकर सूखे में डाल देने से मछली की जो दशा होती है, वही दशा इस बड़े गांव में आकर इन पोस्ट मास्टर की हुई थी। एक अंधेरी आठ चला में उनका ऑफिस था। पास ही काई से घिरा एक तालाब था, जिसके चारों ओर जंगल था। कोठी में गुमाश्ते वगैरह जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें अक्सर फुर्सत नहीं रहती थी। ना वो शिष्टाजनों से मिलने जुलने के योग्य ही थे। खास तौर से कलकत्ता के बाबू ठीक तरह से मिलना जुलना नहीं जानते, इसीलिए स्थानीय लोगों से उनका मेल जोल नहीं हो पाता। इधर काम भी ज्यादा नहीं था। कभी कभी एकाध कविताएं लिखने की कोशिश करते, उनमें इस प्रकार के भाव व्यक्त करते। दिन भर तरु पल्लवों का कंपन और आकाश के बादल देखते देखते जीवन बड़े सुख से कट रहा था। लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि यदि अलिफ लैला का कोई दैत्य आकर एक ही रात में तरु पल्लव समेत इन सारे पेड़ पौधों को काटकर पक्का रास्ता तैयार कर देता और पंक्तिबद्ध अट्टालिकाओं द्वारा बादलों को दृष्टि से ओझल कर देता, तो ये मृत्यपाय भद्र वंशधर नवीन जीवन लाभ कर लेता। पोस्ट मास्टर को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। अपने हाथों बनाकर खाना पड़ता और गांव की एक मातृ पितृहीन अनाथ बालिका उनका काम काज कर देती थी। उसको थोड़ा बहुत खाना मिल जाता। लड़की का नाम था रतन, उम्र 12-13। उसके विवाह की कोई विशेष संभावना नहीं दिखाई देती थी। शाम को जब गांव की गौशाला से कुंडलाकार धुआं उठता, झाड़ियों में झिंगुर बोलते, दूर के गांवों में पियक्कड़ बावलों का दल ढोल करतार बजाकर ऊंचे स्वर में गीत छेड़ देते, तब अंदर बरामदे में अकेले बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखकर कवि हृदय में भी ईषत कंपन होने लगता। तब कमरे के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जलाकर पोस्ट मास्टर आवाज लगाते, रतन। रतन दरवाजे पर बैठी इस आवाज की प्रतीक्षा करती रहती, लेकिन पहली आवाज पर ही अंदर न आती। वहीं से कहती, क्या है बाबू, किस लिए बुला रहे हो? पोस्ट मास्टर, तू क्या कर रही है? रतन, बस चूल्हा जलाने ही जा रही हूं, रसोई घर में। पोस्ट मास्टर, तेरा रसोई का काम पीछे हो जाएगा, पहले हुक्का भर ला। थोड़ी देर में अपने गाल फुलाए चिलम में फूंक मारती मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ से हुक्का लेकर पोस्ट मास्टर चट से पूछ बैठते, अच्छा रतन, तुझे अपनी माँ की याद आती है? बड़ी लंबी बातें हैं, बहुत सी याद है, बहुत सी याद भी नहीं। माँ की अपेक्षा पिता उसको अधिक प्यार करते थे। पिता की उसे थोड़ी बहुत याद है। दिन भर मेहनत करके उसके पिता शाम को घर लौटते। भाग्य से उन्हीं में से दो एक शामों की याद उसके मन में चित्र के समान अंकित है। उन्हीं की बात करते करते धीरे धीरे रतन पोस्ट मास्टर के पास ही जमीन पर बैठ जाती। उसे ध्यान आता, उसका एक भाई भी था। बहुत दिन पहले बरसात में एक दिन एक तालाब के किनारे दोनों ने मिलकर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला था। अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा इसी बात की याद उसे अधिक आती। इस तरह बातें करते करते कभी कभी काफी रात हो जाती। तब आलस के मारे पोस्ट मास्टर को खाना बनाने की इच्छा ना होती। सवेरे की बासी तरकारी रहती और रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां सेक लेती। उन्हीं से दोनों के रात्रि भोजन का काम चल जाता। कभी कभी शाम को उस आठचला के कोने में ऑफिस की काठ की कुर्सी पर बैठे बैठे पोस्ट मास्टर भी अपने घर की बात चलाते। छोटे भाई की बात, माँ और दादी की बात, प्रवास में एकांत कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए हृदय कतार हो उठता, उनकी बात, जो बातें उनके मन में बार बार उदय होती रहती।
पर जो नील कोठी के गुमाश्तों के सामने किसी भी तरह नहीं उठाई जा सकती थी। उन्हीं बातों को उस अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते, उन्हें बिल्कुल संकोच ना लगता। अंत में ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते समय उनके घर वालों को चिर परिचित के समान खुद की माँ, दादी, दीदी कहने लगी। यहाँ तक कि अपने नन्हे से हृदय पट पर उसने उनकी कल्पना मूर्ति भी चित्रित कर ली थी। एक दिन बरसात की दोपहर में बादल छट गए थे और हल्का सा ताप लिए सुकोमल हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास से और पेड़ पौधों से एक प्रकार की गंध निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो क्लांत धरती का उष्ण निश्वास अंगों को छू रहा हो। और ना जाने कहाँ का एक हठी पक्षी दोपहर भर प्रकृति के दरबार में लगातार एक लय से अत्यंत करुण स्वर में अपनी नालिश दोहरा रहा था। उस दिन पोस्टमास्टर के हाथ खाली थे। वर्षा से धुले लहलहाते चिकने मृदुल तरु पल्लव और धूप में चमकते पराजित वर्षा के भग्नावशिष्ट स्तूपाकर बादल सचमुच देखने योग्य थे। पोस्टमास्टर उन्हें देखते जाते और सोचते जाते कि इस समय यदि कोई आत्मीय अपने पास होता, हृदय के साथ एकांत संगलन कोई स्नेह की प्रतिमा मानव मूर्ति। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वो पक्षी भी बार बार यही कह रहा हो और मानो उस निर्जन में तरु छाया में डूबी दोपहर के पल्लव मरमर का भी कुछ ऐसा ही अर्थ हो। ना तो कोई विश्वास कर सकता, ना जान पाता, लेकिन उस छोटे से गांव के सामान्य वेतनभोगी उस सब पोस्टमास्टर के मन में छुट्टी के लंबे दिनों में गंभीर सुनसान दोपहरी में इसी प्रकार के भाव उदय होते रहते। पोस्टमास्टर ने एक दीर्घ निश्वास लिया और फिर आवाज लगाई, रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी। वो मालिक की आवाज सुनते ही तुरंत दौड़ती हुई आई और हाँफते हाँफते बोली, भैया जी बुला रहे थे। पोस्टमास्टर ने कहा, मैं तुझे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना सिखाऊंगा और फिर दोपहर भर उसके साथ छोटा अ बड़ा अ करते रहते। इस तरह कुछ दिनों में संयुक्त अक्षर भी पार कर लिए। सावन का महीना था, लगातार वर्षा हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब सब पानी से भर गए थे। रात दिन मेढक के टर टर और वर्षा की आवाज। गांव के रास्तों में चलना फिरना लगभग बंद हो गया था। हाट के लिए नाव में चढ़कर जाना पड़ता। एक दिन सवेरे से ही बादल खूब घिरे हुए थे। पोस्टमास्टर की शिष्या बड़ी देर से दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन और दिनों की तरह जब यथा समय उसकी बुलाहट ना हुई तो वो खुद किताबों का थैला लिए धीरे धीरे भीतर आई। देखा पोस्टमास्टर अपनी खटिया पर लेटे हुए थे। ये सोचकर कि वो आराम कर रहे हैं, वो चुपचाप फिर बाहर जाने लगी। तभी अचानक सुनाई पड़ा, रतन। झटपट लौटकर भीतर जाकर उसने कहा, भैया जी सो रहे थे। पोस्टमास्टर ने कातर स्वर में कहा, तबीयत ठीक नहीं मालूम होती, जरा मेरे माथे पर हाथ रखकर तो देखो। घोर वर्षा के समय प्रवास में इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पाने की इच्छा होती है। तप्त ललाट पर शंख की चूड़ियां पहने कोमल हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे कठिन प्रवास में रोग की पीड़ा में ये सोचने की इच्छा होती है कि पास ही स्नेहमयी नारी के रूप में माता और दीदी बैठी है। और प्रवासी के मन की ये अभिलाषा व्यर्थ नहीं गई। बालिका रतन बालिका ना रही। उसने फौरन माता का पद ग्रहण कर लिया। वो जाकर वैद्य को बुला लाई, यथा समय गोली खिलाई, सारी रात सिरहाने बैठी रही, अपने हाथों पथ्य तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, भैया जी कुछ आराम है क्या? बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर जब रोग शैया छोड़कर उठे तो उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्होंने मन में तय किया अब और नहीं, जैसे भी हो अब यहां से बदली करानी चाहिए। अपनी अवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसी समय अधिकारियों के पास बदली के लिए कलकत्ता दरख्वास्त भेज दी। रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर फिर अपने स्थान पर अधिकार जमा लिया, लेकिन अब पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं होती। वो बीच बीच में झांक कर देखती,
पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। जिस समय इधर रतन बुलाहट की प्रतीक्षा में रहती, वो अधीर होकर अपनी दरख्वास्त के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते। दरवाजे के बाहर बैठी रतन ने हजारों बार अपना पुराना पाठ दोहराया। बाद में यदि किसी दिन सहसा उसकी बुलाहट हुई तो उस दिन कहीं उसका संयुक्त अक्षरों का ज्ञान गड़बड़ ना हो जाए, इसकी उसे आशंका थी। आखिर लगभग 1 सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उसकी पुकार हुई। कांपते हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, भैया जी, मुझे बुलाया था? पोस्टमास्टर ने कहा, रतन, मैं कल ही चला जाऊंगा। रतन, कहाँ चले जाओगे भैया जी? घर चला जाऊंगा। फिर कब लौटोगे? अब नहीं लौटूंगा। रतन ने और कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दरख्वास्त दी थी, पर दरख्वास्त नामंजूर हो गई, इसीलिए वो इस्तीफा देकर घर चले जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में से किसी ने और कोई बात नहीं की। दिया टिमटिमाता रहा। घर के जीर्ण छप्पर को भेद कर वर्षा का पानी मिट्टी के सरोकों में टप टप करके टपकता रहा। बड़ी देर के बाद इतने धीरे धीरे उठकर रसोई घर में रोटियां बनाने चली गई, पर आज और दिनों की तरह उसके हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह रहकर तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही थी। जब पोस्टमास्टर भोजन कर चुके तब उसने पूछा, भैया जी, मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, वाह, ये कैसे हो सकता है? किन कारणों से ये बात संभव ना थी? बालिका को ये समझाना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। रात भर जागते और स्वप्न देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर के हंसी मिश्रित स्वर गूंजते रहे। वाह, ये कैसे हो सकता है? सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के लिए पानी पहले से ही रख दिया गया है। कलकत्ता की अपनी आदत के अनुसार वो ताजे पानी से ही स्नान करते थे। ना जाने क्यों बालिका ये नहीं पूछ रही थी कि वो सवेरे किस समय यात्रा करेंगे। बाद में कहीं तड़के ही जरूरत ना पड़ जाए, ये सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी भर कर ले आई थी। स्नान समाप्त होते ही रतन की पुकार हुई। रतन ने चुपचाप भीतर प्रवेश किया और आदेश की प्रतीक्षा में मौन भाव से एक बार अपने मालिक की ओर देखा। मालिक ने कहा, रतन, मेरी जगह जो सज्जन आएंगे मैं उन्हें कह जाऊंगा, वो मेरी ही तरह तेरी देखभाल करेंगे। मेरे जाने से तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बातें अत्यंत स्नेहपूर्ण और दयाद्र हृदय से निकली थी, किंतु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है? रतन इससे पहले बहुत बार अपने मालिक के हाथों अपना तिरस्कार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वो सहन ना कर पाई। उसका हृदय यकायक उमड़ आया और उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं रहना नहीं चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो अवाक रह गए। नया पोस्टमास्टर आया। उसको सारा चार्ज सौंप देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। चलते चलते रतन को बुलाकर बोले, रतन, तुझे मैं कभी कुछ ना दे सका, आज जाते समय कुछ दिए जा रहा हूं, इससे कुछ दिन तेरा काम चल जाएगा। तनख्वाह में जो रुपए मिले थे उसमें से राह खर्च के लिए कुछ बचा लेने के बाद उन्होंने बाकी रुपए जेब से निकाले। ये देखकर रतन धूल में लौटकर उनके पैरों से लिपटकर बोली, भैया जी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे लिए किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहते कहते वो तुरंत वहां से भाग गई। भूतपूर्व पोस्टमास्टर दीर्घ निश्वास लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छाता रखे, कूली के सिर पर नीली सफेद धारियों से चित्रित टीन की पेटी रखवाकर धीरे धीरे नाव की ओर चल दिए। जब वो नौका पर सवार हो गए और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी धरती की छलछलाती अश्रुधारा के समान चारों ओर छल छल करने लगी। तब वो अपने हृदय में एक तीव्र व्यथा अनुभव करने लगे।
एक साधारण ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानो विश्वव्यापी बृहत अव्यक्त मर्म व्यथा प्रकट करने लगा। एक बार बड़े जोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट जाएं और जगत की गोद से वंचित उस अनाथिन को साथ ले आएं, लेकिन तब तक पाल में हवा भर गई थी। वर्षा का प्रभाव और तेज हो गया था। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी किनारे का शमशान दिखाई दे रहा था और नदी की धारा के साथ बढ़ते हुए पथिक के उदास हृदय में एक सत्य उदित हो रहा था। जीवन में ना जाने कितना वियोग है, कितना मरण है, लौटने से क्या लाभ, संसार में कौन किसका है। लेकिन रतन के हृदय में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वो उस पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही। शायद उसके मन में हल्की सी आशा जीवित थी कि हो सकता है भैया जी लौट आए। आशा के इसी बंधन से बंधी वो किसी भी तरह दूर नहीं जा पा रही थी। हाय रे बुद्धिहीन मानव हृदय, तेरी भ्रांति किसी भी तरह नहीं मिटती। युक्ति शास्त्र का तर्क बड़ी देर के बाद मस्तिष्क में प्रवेश करता है। प्रबल से प्रबल प्रमाण पर भी अविश्वास करके मिथ्या आशा को अपनी बाहों से जकड़कर तू भरकस छाती से चिपकाए रहता है। अंत में एक दिन सारी नाड़ियां काटकर हृदय का सारा रक्त चूस कर वो निकल भागती है। तब होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रांति के जाल में बंध जाने के लिए व्याकुल हो उठता है।